हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट। यहाँ पे 21 से 25 मार्च के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला 192 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है। और यहाँ पर जो एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए आपको एटलीस्ट 1,15,200 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी यहाँ पे 44 करोड़ रुपीज़ लगभग उठा रही है और जो पूरी वैल्यू लगा रही है दैट इज अराउंड 142 करोड़ रुपीज़। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 97% मालिकाना हक कंपनी में था आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में जो है 67% के आसपास में रह जाने वाला है। अब यहाँ पे कंपनी करती क्या है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके पास में अच्छे खासे ट्रक्स जो कि होते हैं अलग अलग टाइप के वो हैं। आज के दिन 200 के आसपास इनके पास फ्लीट है और ये आईपीओ से जो पैसा उठा रहे हैं उसके थ्रू भी ये ट्रक्स ही खरीदना चाहते हैं। और बाकी नॉर्मली जो रोज़मर्रा का काम कंपनी के अंदर में चलता है उससे उसको ये कंपनी पैसे उठा के काम में लेना चाहती है। राइट, तो अब देख लेते हैं कि कंपनी के आरएचपी के अंदर में हमें कोई क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये कुछ पैसे हैं, कितना कितना कंपनी कहाँ यूज़ लेने वाले उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखने को मिलता है कंपनी को जो चला रहे हैं उनका नाम है मिस्टर आनंद पोदार जी, जिनका पास में मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ 27% रह जाने वाले। बाकी श्रुति पोदार जी के पास में 39% रह जाने वाला है। केसेस की अगर बात करते हैं कंपनी के ऊपर तो कुछ खास केसेस आज के दिन नहीं हैं एंड यहाँ पर कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है। कंपनी की जो शुरुआत है 2017 के अंदर में हो गई थी और उसके बाद में अभी तक कंटिन्यू हो चलती भी आ रही है। आनंद पोदार जी जिसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जबकि इस कंपनी को चला रहे हैं, ठीक ठाक इनके पास में एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। जो कंपनी का लोगो है आज तक भी रजिस्टर्ड नहीं है, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट हो चुका है, रजिस्टर्ड तो दूसरी बात है। कंपनी जितनी प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ करती है ऑफिसेज वगैरह, वेयर हाउसेज वगैरह, एनीथिंग, वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेंट पर हैं, लीज पर हैं, ना कि कंपनी ओन करती है, मालिक नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी के पास में 72 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम करें, जिसमें से मोस्टली 34 एम्प्लॉयज़ तो ऑपरेशंस में ही काम करें, जो कि कंपनी का हिसाब से ठीक है। सैलरीज की अगर बात करें तो कंपनी जितना भी रेवेन्यू कमाती है उसका 2% जो है सैलरीज के अंदर में कंपनी का जाता है। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पर ठीक ठाक ही जा रहा है, जो कि ज़्यादा कुछ असर सैलरीज डाल नहीं रही है। ये कुछ आप लोग ट्रकों की जो कंपनियां ओन करती हैं उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद नेम। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कंपनी का जो मोस्टली जो रेवेन्यू आ रहा है वो फुल लोड से आ रहा है। फुल लोड का मतलब कि कंपनी के जो ट्रक है उसको जो कस्टमर है उसने पूरे को ही किराए पे ले लेता है, फिर अपना सामान उसमें ठूस के बेचता है, चाहे वो पूरा भर के बेचे चाहे आधा भर के बेचे, वो उसकी मर्जी है। तो फुल लोड तरीके से ही कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है, लगभग 63 करोड़ रुपीज़ पिछले 6 महीनों में आया है। और उसके पिछले पूरे साल के अंदर में 63 करोड़ आया है, इस साल 6 महीने के अंदर में ही 63 करोड़ रुपीज़ आ गए। दूसरा जो है एग्जिम लेवल के ऊपर में कि एक जगह से दूसरी जगह एक इंटर बॉर्डर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए कंपनी का रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। तीसरा जो है रिन्यूएबल सेगमेंट, तो कंपनी ने रिन्यूएबल का भी यहाँ पे नाम जोड़ा है। अगर आप लोग चेक करते हैं तो रिन्यूएबल का तो खैर आजकल हर कोई जो भी कंपनी आती है, रिन्यूएबल हो गया, बैटरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें अगर नाम जोड़ने की कोशिश करती है तो इन्होंने भी अपना नाम जोड़ने का कोशिश यहाँ पर किया है। बाकी रिन्यूएबल मतलब इनका मतलब यही है कि जो जैसे विंड मिल हो गया तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करना इज़ क्वाइट हैक्टिक। तो उनको ट्रांसपोर्टेशन करने का भी कंपनी काम करती है, चाहे सोलर का हो चाहे विंड मिल का हो एंड ऑल दिस। राइट, नेक्स्ट, ये आप लोग फुल लोड पार्शियल लोड का मतलब क्या होता है इसको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको समझा भी दिया। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी जो पैसे उठा रही है उसमें से ये पर्टिकुलर ट्रक्स जो हैं ये खरीदना चाहती है इतने, एंड ये इनका 13 करोड़ रुपए खर्च करने वाले, इसके बारे में कोटेशन जो है कंपनी के पास में मिला हुआ है। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो आरएचपी है उसके अंदर बैलेंस शीट क्या बोलती है। तो यहाँ पर टोटल पैसा जो कंपनी में लगा है वो 101 करोड़ रुपया लगा हुआ है। इन्वेस्टर्स का पैसे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 28 करोड़ रुपये इन्वेस्टर्स का पैसा, बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा है वो सारा का सारा उधारी का। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की तो हालत खराब है। नेक्स्ट, अब ये पैसा कहाँ लगा है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट मीन्स की कंपनी के पास में ट्रक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से, तो 35 करोड़ रुपए तो वहीं पर खर्च हो रखे हैं। एंड 40 करोड़ रुपए कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, सो काम कर चुके हैं बट पैसा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। एंड 20 करोड़ रुपीज़ का कैश पड़ा हुआ है, सो मोस्टली कैश ही कंपनी के पास में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कंपनी को मुझे लग रहा है कि कैश यहाँ पर पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट की साइज़ ज़्यादा दिखाने के चक्कर के अंदर में यहाँ से लोन ले लिया, यहाँ पर केस रखा हुआ है, तो बैलेंस शीट की साइज़ जो है थोड़ी सी बड़ी हुई दिखा जाती है। बिकॉज यहाँ पर पास्ट डेटा को अगर चेक करते हैं तो 22 के अंदर में बैलेंस शीट की हालत ख़राब थी, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, तो उन्होंने थोड़ा
लोन के ऊपर में पैसा उठा के यहाँ पे बैलेंस शीट की साइज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की है। ऐसा प्रतीत होता है कि आईपीओ के अंदर में ग्रोथ दिखाई देगी, बैलेंस शीट के अंदर में ग्रोथ नज़र देखने को मिल रही है, जबकि ऐसा कुछ केस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। दो इसके जो कंपनी की कमाई है वो बढ़ रही है बिकॉज रिजर्व्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, पर सो ओवरऑल जो बैलेंस शीट है वो उस पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। तो लोन वाला तरीका भी ठीक है, मतलब बेवकूफ़ तो बनाया जा ही सकता है, बाकी बनाने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज मोस्टली जो लोग होते हैं वो रिजर्व पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट देख रहे थे कंपनी की जो कमाई है वो कैसे चल रही है। तो कंपनी 113 करोड़ रुपए की कमाई करती है 2022 में, फिर 105 करोड़ की, फिर 115 करोड़ की, तो अब यहाँ पे 85 करोड़ की जो है पिछले 6 महीने में कर दी। तो यहाँ पर इसके हिसाब से देखने को मिलता है कि 160-70 करोड़ की इस साल जो है कर लेगी। बट यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन नज़र आता है बिकॉज ये अलाइन नहीं हो रहा है पास डेटा की ग्रोथ के हिसाब से, बिकॉज ग्रोथ तो यहाँ पर देखने को रेवेन्यू में मिल ही नहीं रही। कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट है, मतलब जो कंपनी का चल रहा है वो चल रहा है, वहाँ से जो जितना प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है, राइट। तो इस साल उम्मीद है कि कंपनी 10 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। उसी के हिसाब से हम पी और पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे और उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, राइट। कैश फ्लो की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कैश फ्लो इज़ फाइन, कैश फ्लो इज़ ओके ओके। कंपनी का मोस्ट ऑफ जो पैसा है वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में खर्च होता है, एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज वहीं पर होना है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो है इस साल जो है उतना ही कंपनी का नेट प्रॉफिट बचा हुआ है, मतलब कैश जो बचा हुआ है वो वही बचा हुआ। दैट मीन्स कि हाथ में कुछ खास आ नहीं रहा। यहाँ पर 5.5 तो यहाँ पे 6.5 करोड़ रुपए गए, यहाँ पे 4.5 करोड़, 5 करोड़ के आसपास, तो यहाँ पे 7.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। और यहाँ पर साथ में ट्रेड्स पेबल इनके बचे हुए हैं। दैट मीन्स कि इनकी जो हालत टाइट है, खस्ता है, मतलब इतनी कुछ खास अच्छी हालत है नहीं कंपनी की आज के दिन, राइट। बिकॉज कंपनी जो एसेट्स खरीद रही है उनका डेप्रीशिएशन जो है, कंपनी का जो कैश फ्लो जो कंपनी के हाथ में आ रहा है वो वही आ रहा है कि नए ट्रक जो खरीदने हैं उसके अंदर में जो वैल्यू खराब हो जा रही है। मतलब एक कोई ट्रक है उसको खरीदा, उसकी 10 साल तक वैल्यू चलने वाली, मान के तो 1 करोड़ रुपए में खरीदा, तो 1 साल में वो 10 लाख रुपए का उसको मान के चल रहे हैं कि रद्दी हो जाने वाला है, राइट, 10 लाख रुपए का। तो वो 10 लाख रुपए का ही जो कैश है कंपनी के हाथ में बच रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कैश यहाँ पर नहीं बच रहा, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पर लोन लेना पड़ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो लोन लेना पड़ रहा है कंपनी को बार बार। So that's kind of a bad thing about these kind of companies। बाकी कुछ खास कमाई की अगर बात करते हैं तो कमाई कुछ खास नहीं कर रही है, और फ्यूचर के अंदर में भी कुछ खास कमाई की मुझे उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। बिकॉज कंपनी जितने ट्रक खरीद रही है वो बस ट्रकों का ही डेप्रिसिएशन ही मतलब कमाई की, फिर नया जो एसेट खरीदने वाली है, सैलरीज में पैसा जाने वाला है, टैक्स में जाने वाला है, तो बस यही है कि पेट पाल रहे हैं। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा कुछ वेल्थ यहाँ पर बनती हुई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। बाकी एक बार थोड़ा सा कमाई भी देख लेते हैं कि ग्रोथ के हिसाब से किस हिसाब से हमें कुछ उम्मीद नज़र आए। तो 10 का जो है 10 करोड़ रुपए कंपनी कमाएगी, तो वैल्यू लगाई है 142। सो 14 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर प्रीमियम रोड लाइन, तो इसका है 15 का, इसका है 12 का। सो कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है यहाँ पर अपनी वो हायर साइड में लगाई है। पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार, तो नेटवर्थ इज अराउंड 28 करोड़ रुपीज़ और 43 करोड़ रुपीज़ और उठा रही, सो 30 + 40, सो 70 करोड़, 70 सो लगभग 2 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 2.57 एंड 1.58। और यहाँ पर अच्छी खासी कंपनियाँ हैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो, और इंडस्ट्री का जो पी है वो 25 का है, एंड पीबी जो है वो 4 इंडस्ट्री पीबी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ओके। सो यहाँ पर इंडस्ट्री पी की अगर बात करते हैं, सो इंडस्ट्री पी के हिसाब से कंपनी अच्छी कमाई कर रही है। बट जो कंपनियाँ, काफ़ी सारी कंपनियाँ जो कि अच्छे पी पे चल रही हैं, सो इसने जो वैल्यू लगाने की कोशिश की है इस आईपीओ के थ्रू वो ठीक ठाक प्रीमियम के अंदर में ही लगाने की कोशिश की गई है। एंड सो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट के अंदर में जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है अभी, हो सकता है कि थोड़े टाइम तक और गिरता रहे, तो इस कंपनी को भी ज़्यादा वैल्यू मिलने की मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मतलब लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। उसके बाद में जो अगर मार्केट एक बार रिकवर होना स्टार्ट होता है तो फिर हो सकता है कि इस कंपनी को भी वैल्यू मिलना शुरू हो जाए। बट स्टिल फिलहाल के तौर के ऊपर में थोड़ा डाउट है, थोड़ा नीचे आने के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन अपना कोई भी अपना डिसीजन बनाए, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर,
वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करें एज पर सेबी डिस्क्लेमर। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।